अच्छा, कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा मशीन हम लोगों को खरीदना चाहिए और कौन सा मशीन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोगों को 10 lakhs का एक मशीन खरीदना है, सोचो हम लोगों का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। डेफिनेटली ये सारा चीज लॉ मतलब एकदम लार्ज इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये सब चैप्टर का कोई काम नहीं है। तो अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसमें हम लोगों का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब मोबाइल खरीदने, मोबाइल बनाने का जो मशीन होगा, उसका प्राइस करोड़्स में होगा। अब वो मशीन को हम ऐसे ही तो नहीं खरीद लेंगे ये सोचकर कि खरीद कर देखते हैं कैसा होगा। ये सोचकर कोई इस इतना महंगा मशीन नहीं खरीदेगा। डेफिनेटली वो उसके ऊपर बहुत सारा डिसीजन मेकिंग करेगा कि अगर हम अभी 50 करोड़ का ये मशीन खरीदते हैं तो मेरे को क्या क्या फायदा होगा, कब तक ये 50 करोड़ हम रिकवर कर लेंगे, कब मेरे को प्रॉफिट होना शुरू होगा। हो सकता है कि यूज करते करते मेरा 30 करोड़ ही रिकवर हुआ। बाहर मोबाइल का अलग, जैसे पहले कीपैड मोबाइल चलता था, अब टच चलता है। तो जिसने कीपैड मोबाइल बनाने का मशीन लगाया होगा, वो मशीन तो उसका वेस्ट हो गया, क्योंकि अब तो टच के लिए उसको न्यू मशीन खरीदना होगा। तो इस तरह क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारा बात को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल का ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना डिफरेंट प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का मतलब होता है मशीन, मशीन खरीदना, उसको इस चैप्टर में प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना इस चैप्टर का डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ये इरिवर्सेबल है। जो हम यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं इरिवर्सेबल, क्योंकि एक बार अगर हम 50 करोड़ का वो मशीन खरीद लिए और हमको 1 साल के बाद फील हुआ कि हम गलती से खरीद लिए हैं, तो इसका कोई बैक बटन नहीं है। हम फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे गलती से खरीद लिए थे, इसको बेच देते हैं, अब दूसरा मशीन खरीदते हैं। ऐसा हम लोग सस्ते चीजों में करते हैं, इतना एक्सपेंसिव चीज में ऐसा नहीं कर सकते। So it is a technique which is used for decision making purpose and large sum of money are allocated to different project. इसमें बहुत ज्यादा रुपया इन्वेस्ट हुआ हुआ रहता है। These decisions are on such a huge scale that they are irreversible. ये इतना बड़ा डिसीजन होता है कि इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा बैक नहीं जा सकते। तो अब कितने टेक्निक से हम लोग ये डिसीजन लेते हैं? दो टेक्निक से, एक नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, एक डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया और डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, एक चीज होता है, अच्छा पहले नॉन डिस्काउंटिंग करते हैं सिंपल, डिस्काउंटिंग के वक्त समझाएंगे क्या डिफरेंस है। नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर दो मेथड आता है, एक पे बैक पीरियड मेथड, एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या है? पे बैक पीरियड मेथड है, जैसे ईयर जीरो मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर। ईयर के एकदम स्टार्टिंग में सोचो, एकदम जनवरी में हम 1 लाख रुपया का मशीन खरीदे। अब वो मेरे को कैश फ्लो बता रहा है, जो नेगेटिव है वो आउटफ्लो है, जो पॉजिटिव है वो इनफ्लो है। आउटफ्लो मेरा पैसा जा रहा है, इनफ्लो मतलब मेरा पैसा आ रहा है। तो हम जनवरी में एक मशीन खरीदे एकदम बिगनिंग ऑफ द ईयर में, इसलिए वो 1 लाख नेगेटिव में है। अब क्या हो रहा है, पहला साल मेरे को कितना रुपया हम कमाए, 40,000। दूसरा साल मेरा कितना रुपया आया, 60,000। तीसरा साल मेरा कितना रुपया आया, 40,000। तो हम ये 1 लाख कितने साल में रिकवर कर लेंगे? एग्जैक्टली 2 साल में हम ये पैसा रिकवर कर लेंगे। पहला साल 40,000 आएगा, दूसरा साल मेरा 60,000 आएगा। तो हम 2 साल में 1 लाख रुपया रिकवर कर लिए। तो पे बैक पीरियड क्या है, 2 इयर्स। अब इसके बाद बोल रहा है, ये तो एकदम अच्छा सा नंबर था 40,000 और 60,000, तो हम लोग एग्जैक्टली 2 साल में बोल दिए 1 लाख रुपया हम रिकवर कर लेंगे। पर अगर ऐसा दिया है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ईयर जीरो में मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में हम 50,000 रुपया खर्च किए, मतलब कोई मशीन खरीदे। पहला साल हम रिकवर किए 40,000, दूसरा साल इनफ्लो आया 6,000, तीसरा साल इनफ्लो आया 36,000। ये मेरा अब आ रहा है, वो मशीन जो हम लगाए हैं उससे हम कमा रहे हैं। तो हम इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली कितने साल में रिकवर किए ये नहीं है। तो 50,000 मेरा कब तक रिकवर हो जाएगा? पे बैक पीरियड का मतलब होता है जितना रुपया हम लगाए हैं वो मेरे को कितने साल में बैक मिल जाएगा। तो हम टेबल बनाएंगे ईयर का 1 2 3,
कैश फ्लो मेरे को आया 40,000, 6,000, 36,000। क्यूम्युलेट करेंगे, क्यूम्युलेटिव सीएफ कैश फ्लो। पहला साल 40,000, 2 साल मिला के कितना आ गया 46,000, तीनों साल मिला के मेरे पास कितना आ गया 82,000। मेरे को चाहिए एग्जैक्टली 50,000 हम कब रिकवर करेंगे? तो मेरे को कम से कम 2 साल तो लगेगा, 2 साल कुछ महीना लगेगा। 2 साल तक तो हम 46,000 ही रिकवर किए हैं, तो मेरे को और कितना टाइम लगेगा? इसका ये फॉर्मूला है, 2 इयर्स कम से कम लगेगा, इसलिए 2 इयर्स प्लस अमाउंट नॉट रिकवर्ड। मेरा 2 साल तक हम कितना रुपया रिकवर नहीं कर पाए? 50,000 हम लगाए थे, 46,000 हम रिकवर किए, तो 4,000 रुपया हम रिकवर नहीं कर पाए। और कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब 82,000, जो भी कैश फ्लो है नेक्स्ट ईयर का वो ले लेंगे, मतलब 36,000। कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब 36,000। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है हम लोग 2.11 ईयर्स में एग्जैक्टली 50,000 रिकवर कर लेंगे। इसके बाद बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में हम लोग 85,000 इन्वेस्ट किए थे। फर्स्ट ईयर इनफ्लो आया 39,000, दूसरा साल 33,000, तीसरा साल 74,000। अगेन हम लोग वही किए, ईयर लिखे, कैश फ्लो लिखे, क्यूमुलेटिव किए। पहला साल 39,000, दूसरा साल टोटल 39,000 प्लस 33,000, 72,000 आ गया, फिर 74,000 भी आ गया, टोटल 146 आ गया। हम लोग का 85,000 रिकवर करने में कम से कम 2 साल लगेगा, प्लस अमाउंट नॉट रिकवर्ड, हम कितना रिकवर नहीं कर पाए? 85,000 माइनस 72,000, 13,000 हम रिकवर नहीं कर पाए। और नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो इज 74,000, तो ये सॉल्व करके आ गया 2.18 ईयर्स। अब इसी तरह ये वाला भी है एग्जाम्पल 4। अब हम लोग आते हैं डिस्काउंटेड पे बैक मेथड में। देखो, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या डिफरेंस है? देखो, रियल में एक कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का वैल्यू समय के साथ गिरते जाता है। मतलब सोचो, जो 1,000 का वैल्यू हमारे पापा लोग के टाइम पे था, वो आज 1,000 का वैल्यू नहीं है। उस टाइम 1,000 रुपीज में बहुत कुछ आ जाता था, आज 1,000 रुपए में समझो कुछ भी नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि तब जो 1,000 रुपए का वैल्यू था वो आज नहीं है। मनी का वैल्यू समय के साथ गिरता है, इसीलिए हम लोग रुपया को बैंक में रखते हैं। एक्चुअली हम लोग जो ये कहते हैं ना कि बैंक में पैसा रखने से पैसा बढ़ता है, रियल में वो बढ़ता नहीं है, उसका वैल्यू गिरता नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, सोचो तुम लोग को 100 रुपीज हम इस साल दिए तुम लोग को बर्गर खाने के लिए। अभी बर्गर कितने का आता है? 100 रुपीज का आता है। तुम लोग सोचे कि नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे है, नेक्स्ट ईयर हम इससे बर्गर खरीदेंगे। तुम लोग उस 100 रुपीज को अलमारी में रख दिए, घर के अलमारी में रख दिए। अब बाहर तो इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई तो बढ़ेगा। बर्गर नेक्स्ट ईयर कितने का हो गया? 110 रुपए का। तुम लोग अलमारी से वो 100 रुपया निकालोगे तो एक बर्गर क्या खा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है। इन्फ्लेशन आने की वजह से वो 100 रुपए का बर्गर 110 का हो गया है। पर तुम लोग का परचेजिंग पावर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि तुमने उस रुपए को अलमारी में रख दिया था। अगर उस रुपए को तुम लोग बैंक में रखते तो क्या होता? बैंक तुम लोग को इंटरेस्ट देता, तुम लोग का रुपया बैंक में 110 हो जाता 1 साल के बाद। उस 110 से तुम लोग एक बर्गर खा पाते। तो रियल में 100 रुपए से भी हम अभी एक बर्गर ही खा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर हम 110 से भी एक बर्गर ही खा सकते हैं। मेरे को चीज वही मिला, मेरा परचेजिंग पावर कांस्टेंट रहा, मेरा परचेजिंग पावर गिरा नहीं। तो एक्चुअली बैंक में पैसा रखने से हम लोग को नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का रुपया बढ़ नहीं जाता है, हम लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से हम लोगों के पास रुपया होता है। इसलिए तो जो सिंपली पे बैक पीरियड है उसमें क्या बोल रहा है? उसमें बोल रहा है हम 1,75,000 इन्वेस्ट किए, एक साल अगर मेरे को 4 साल 4.16 ईयर्स के बाद वो 1,75,000 मिल भी जा रहा है, तो उस वक्त तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 4 साल के बाद तो 1,75,000 का वैल्यू गिर गया है। तो हमको चाहिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसका आज,
मतलब आज गिरे, मतलब अगर 1,75,000 का वैल्यू गिर जाता है तो मेरे को कितना रुपया, कब तक मेरा रिकवर हो जाएगा? रियल में 1,75,000। मतलब 1 लाख, मतलब अगर 100 रुपया का वैल्यू आज 100 है, तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू नजर कितना आएगा? 90 रुपया, क्योंकि वो गिर जाएगा उसका वैल्यू। आज हम लोग जो सामान 100 में खरीद सकते हैं वो नेक्स्ट ईयर नहीं खरीद पाएंगे, तो उसका वैल्यू कहीं ना कहीं गिर गया। कितने रुपए से गिर गया? सोचो, 10 रुपए से गिर गया। आज हम लोग जो सामान 100 रुपए में खरीद सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर हम लोग उससे सिर्फ 90 रुपीज का सामान ही खरीद पाएंगे। जैसे पहले घर चलाने में अगर कोई 5,000 रुपया कमाता है तो पूरा घर चला लेता है, आज 5,000 में वो सामान नहीं आएगा, कम सामान आएगा, मतलब रुपए का वैल्यू गिर गया है। तो एग्जैक्टली रुपया का वैल्यू गिर कर हम वो कब रिकवर करेंगे, उसको कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड वर्ड का मतलब है, तो अब हम लोग को बोल रहा है डिस्काउंटेड पे बैक मेथड से करो। मतलब अंडर दिस मेथड वी विल अप्लाई द डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा कि मनी का वैल्यू समय के साथ गिरता है, तो रियल में बताओ हम 1,75,000 कब रिकवर करेंगे? That is, the cash flow are first discounted and then we compute the payback period from such discounted cash flow figure. देखो, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में सम जब आएगा तो सम वैसा ही दिखेगा जैसा पे बैक पीरियड का दिख रहा था। कैश फ्लो होगा, 40,000 मेरा आउटफ्लो हुआ, फर्स्ट ईयर मेरा 20,000 आया, दूसरा साल मेरा 30,000 आया, तीसरा साल मेरा 50,000 आया। डिस्काउंटिंग फैक्टर सम के अंदर दे देगा 12%। इस डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम है इंटरेस्ट रेट, तीसरा नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको शॉर्ट में डीएफ भी कहते हैं, ये रियल शॉर्ट फॉर्म है, सम्स के अंदर यूज करते हैं वो लोग डीएफ। अब इसका मतलब क्या होता है कि मनी का वैल्यू हर साल 12% से गिरता है। मतलब आज अगर 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया है, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 88 पैसा, 12% से गिर जाएगा। फिर 88% से और 12% गिर जाएगा। सा जैसे जैसे ईयर क्रॉस होगा, हर साल मनी का वैल्यू 12% से गिर जाएगा, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसमें सम्स कैसे करेंगे? पहले ईयर लिखे 1 2 3, कैश फ्लो बैठा दिए, फिर डीएफ। अभी ये डीएफ का 12% दिया था, तो हम ये वैल्यू निकाले कैसे? तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ये कैसे किए। तो जब भी डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोगों को 12% दिया है, तो इसका डीएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1.12, मतलब 1 पॉइंट तो हमेशा रहेगा और जो भी परसेंट देगा उसको लिख देंगे, मतलब 1.12। फिर लेंगे डिवाइड और फिर प्रेस करेंगे इक्वल टू। अभी कैलकुलेटर पे ऐसा करो तो हम लोगों का देखो आ जाएगा 0.892। 4 डिजिट लेके हमेशा सम करेंगे तभी एक्यूरेट होगा। तो फोर्थ डिजिट के बाद अगर फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो फोर्थ डिजिट हम लोग एक बढ़ा देंगे। इसमें फिफ्थ डिजिट हम लोगों का 5 है, तो इस 8 को हम लोग लिखेंगे 9। तो हम लोग का पहला वैल्यू कितना आया? 0.8929, हम यही लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0.7972। 72 क्यों? क्योंकि फिफ्थ डिजिट 9 है, 9 होते ही इसको 2 कर दिए। तीसरा साल का जानना है तो फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करते ही 0.118 लेंगे क्योंकि फिफ्थ डिजिट 5 से बड़ा है। तो इस तरह हम लोग ये निकाल लिए। अब क्या करेंगे? 20,000 को इंटू करेंगे डीएफ से, तो 20,000 का वैल्यू एक साल के बाद क्या नजर आएगा? 17,858। ये 20,000 से 0.8929 को हम लोग इंटू किए हैं, तो ये आ गया 30,000। 2 साल के बाद 23,000 समथिंग हो जाएगा, और 50,000 3 साल के बाद हम लोग का 35590 हो जाएगा। तो ये हम लोग का डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। इसको क्यूमुलेट करेंगे, इससे देखना है हम लोग 40,000 कब रिकवर कर लेते हैं। तो इसको प्लस करेंगे, पहला साल तो 17858, उसमें प्लस करेंगे 23,916, तो 2 साल के बाद हम लोग रिकवर कर लेंगे 41,774। तीसरा साल भी प्लस कर लेंगे। अब हम लोग को चाहिए 40,000 हम लोग कब रिकवर करते हैं। तो दूसरा साल तो ज्यादा रिकवर हो जा रहा है, तो एक साल तो कम से कम लगेगा, इसलिए लिखे हैं 1 ईयर।
प्लस कितना रिकवर नहीं कर पाए, तो 40,000 माइनस 17858 डिवाइडेड बाई कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 23916। इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट बाई के नीचे, मतलब 1 ईयर प्लस 22148 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 23916। पूरे को सॉल्व किए तो आ गया 1.93 ईयर्स, मतलब 40,000 रिकवर करने में हम लोग को 1.93 ईयर्स लगेगा। अब हम लोग हेडिंग दिए एनपीवी, ब्रैकेट में नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज मेरे सामान का वैल्यू कितना है, तो इसको आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है इसमें डिस्काउंटिंग का इफेक्ट है। तो अब सम कैसे देगा, सम इसका भी नॉर्मल ही दिखेगा जैसा अभी तक दिख रहा था, लिखो एग्जाम्पल 1, कैश फ्लो सम ऐसा ही दिखेगा, पर बोलेगा फाइंड एनपीवी, इसमें बोलेगा एनपीवी फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मेट वही जो अभी तक मेंटेन कर रहे थे, पहला ईयर, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। हम पूरा फुल नहीं लिख रहे, एग्जाम में फुल लिखना पड़ेगा, नो शॉर्ट फॉर्म। और अगर कोई डीसीएफ लिखता है तो उसको नीचे फिर बताना पड़ेगा वेयर डीसीएफ इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर फॉर्मेट में नहीं अट रहा है तो नीचे, रिटन एग्जाम के लिए बता रहे हैं हम लोगों का, तो एमसीक्यू है, रिटन एग्जाम के लिए नीचे बताना पड़ता है कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे आता है, सीएफ और डीएफ को इंटू करके, तो करो। इसमें हम लोग को क्यूमुलेटिव निकालने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग डीसीएफ को प्लस कर देंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को। इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 1000152 आ जाएगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो जो भी इनफ्लो आया उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1000152। इससे लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो वही होता है जो है 39,000। तो हम लोग का एनपीवी आ गया। तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। देखो, एनपीवी का डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है, बहुत बार हम लोगों को डिसीजन देगा कि प्रोजेक्ट 1, सोचो कि हम लोगों के पास 2 जन मशीन लेकर आया है। सोचो मेरे पास प्रिंस भी आया है, नेहा भी आई है, दोनों जन अपना अपना मशीन दिखा रहा है कि देखिए मेरे मशीन में इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आपका बनेगा, इतना जल्दी बनेगा। नेहा अपना बता रही है। तो अभी हम किसका प्रोजेक्ट लेंगे, हम दोनों का एनपीवी निकालेंगे, दोनों के मशीन का एनपीवी निकालेंगे। जिसका एनपीवी ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब एनपीवी पॉजिटिव आएगा, उसका हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
कभी कभी एनपीवी नेगेटिव आ जाता है, मतलब लेस देन जीरो, तो एक्सेप्ट के बगल में लिख दो पॉजिटिव। अगर एनपीवी ग्रेटर देन जीरो हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे उसका प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हुआ जिसका एनपीवी, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जिसका एनपीवी एग्जैक्टली जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो, उसको कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख दो यूज सम अनदर मेथड। तब हम लोग कोई अलग मेथड यूज करेंगे, एनपीवी से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा कि कौन सा मशीन खरीदे, तो कोई और मेथड यूज करेंगे। तो इन डिफरेंस पॉइंट के बगल में ब्रैकेट देके लिख दो यूज सम अनदर मेथड। अब आता है नेक्स्ट मेथड, हम लोग का पीआई, जिसको हम लोग कर लिए। पर पीआई का डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है? इफ पीआई इज ग्रेटर देन वन, एक्सेप्ट। If pi is less than 1, then reject. If pi is equal to 1, then indifference point, मतलब use some another method। अभी हम लोग जो सम किए उसमें एनपीवी, अब हम लोग का पीआई आया 1.94, तो ये 1 से ज्यादा है, हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। पीआई और एनपीवी हमेशा सेम डिसीजन देता है, तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है कौन सा दो मेथड हमेशा सेम डिसीजन देता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों हमेशा ही सेम डिसीजन हम लोगों को देगा। ये कमेंट हम ऐसे ही बीच में ऐड करवाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड इज बेटर बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लोअर देन पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड। देखो, पे बैक पीरियड क्या होता है? मेरा पैसा मेरे को कितना जल्दी मिल जाता है, हम कितना जल्दी पैसा रिकवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं पे बैक पीरियड। सोचो एक प्रोजेक्ट का आया है 4 इयर्स, एक प्रोजेक्ट का आया है 5 इयर्स, तो हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए? हम लोग को जिसका लोअर पे बैक पीरियड है वो खरीदना चाहिए, मतलब 4 इयर्स जिसका आया है वो वाला खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पैसा हम लोग का जल्दी हम लोग को बैक मिल जा रहा है। हर आदमी को उसका पैसा जल्दी मिल जाए यही अच्छा लगता है। तो अगर कोई भी एक सम को तुम लोग घर पे बना के देखना, पे बैक पीरियड से करना और एक को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से करना, हमेशा देखना पे बैक पीरियड वाला पे बैक पीरियड कम आया है। तो इसलिए हमेशा पे बैक पीरियड वाला ही अच्छा होता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अच्छा नहीं होता है। बिकॉज शॉर्टर द पे बैक पीरियड बेटर इज द प्रोजेक्ट। ये सब एमसीक्यू के लिए हम लिखवाए हैं। इसके बाद न्यू मेथड आता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है एग्जैक्टली हम कब अपना वही रुपया हम लोगों को बैक मिल जाएगा जितना हम लोग लगाए हैं। पे बैक पीरियड में हम लोग क्या निकालते हैं? 50,000 अगर हम लोग आउटफ्लो किए हैं तो 50,000 हम लोगों को कितने टाइम में एग्जैक्टली बैक मिल जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में है कितना परसेंट से हम लोगों का मनी का वैल्यू गिरेगा जिसमें हम लोग का इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब एनपीवी जीरो हो जाएगा। एनपीवी जीरो कब होता है? एनपीवी का फॉर्मूला क्या है देखो, एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये फॉर्मूला है। तो हमेशा कुछ ना कुछ एनपीवी बचता है, कभी पॉजिटिव बचेगा कभी नेगेटिव बचेगा। ये निकालने के लिए हम लोग डीएफ यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, तभी प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। हम लोगों को जानना है कि कितना डीएफ होगा जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब सोचो अगर आउटफ्लो हम लोग का 80,000 है तो हम लोग को इनफ्लो भी एग्जैक्टली 80,000 चाहिए। पर कितना परसेंट हम लोग ये लेंगे, मतलब जैसे ये वाले सम में जो एक सम किए थे हम लोग, उसमें हम लोग जैसे ये देखो इसमें 7% लिए तो इनफ्लो आया इतना, आउटफ्लो हम लोग का 18,000, तो कुछ एनपीवी बच रहा है। अगर मेरे को एनपीवी जीरो चाहिए तो हमको इसको 18,000 करना होगा क्योंकि आउटफ्लो तो चेंज नहीं हो सकता, इनफ्लो को 18,000 करना होगा, मतलब इन सबको प्लस करके यहाँ 18,000 लाना होगा। तो ये 7% ये चेंज करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना डीएफ लेंगे जिससे हम लोग का ये 18,000 ही आ जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू आउटफ्लो। क्योंकि आईआरआर का मतलब है जहां पे एनपीवी
जीरो हो जाए, मतलब आईआरआर का मतलब है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो जहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है, 7, 8, 9 इस तरीके का फिगर रहे तब तो मुंह से ही निकाल लेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि आंसर ऐसा आएगा 7.12%। तो इस ये हम लोग एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, या 8.69%, अगर इतना डीएफ ले तो हम लोग का एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली कैसे निकाले, हम लोग को आता है कोई होल नंबर करना, 7%, 8%, 17%। हम लोग को कोई होल नंबर, डेसिमल को कैसे फाइंड करेंगे, दुनिया में तो बहुत नंबर है, कैसे समझेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को 7% ही लेना है जिससे ये 18,000 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने को कहते हैं आईआरआर फाइंड करना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिए हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट को हम लोग कट ऑफ रेट भी कहते हैं, एट विच द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जस्ट इक्वल टू जीरो। आईआरआर वो डिस्काउंटिंग रेट है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, वो डीएफ है जहां पे एनपीवी हम लोगों का जीरो हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है, आउटफ्लो है 10,000 का, इनफ्लो आया पहला साल 9,000, दूसरा साल 8,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हम लोगों को मेन आई निकालना है, आई मतलब रेट, क्या रेट पे हम लोग इसको डिस्काउंट करें। ये हम लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब बार बार करके देखना होगा। तो ये देखते हैं, इसका स्टेप है, स्टेप याद करो। सबसे पहले आईआरआर निकालने के लिए हम लोग एवरेज इनफ्लो निकालेंगे। दूसरा स्टेप है फैक्टर निकालेंगे, मतलब एफ। बहुत बार एमसीक्यू में देता है फाइंड द फैक्टर, तो फैक्टर का फॉर्मूला है आउटफ्लो बाय एवरेज इनफ्लो। इस एफ को एक आईआरआर का टेबल आता है, वो टेबल हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है ये टेबल। तो फैक्टर का टेबल दिया हुआ रहेगा आईआरआर का, उस फैक्टर का टेबल में उस फैक्टर को देखेंगे कौन सा परसेंट आ रहा है। जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, हम लोगों को ये सम दिया हुआ है, आउटफ्लो है 60,000, इनफ्लो 3 साल का दिया हुआ है। एवरेज इनफ्लो निकालिए, एवरेज मतलब 3 साल का इनफ्लो को प्लस किए डिवाइडेड बाई 3 किए, 24,000 आ गया। फैक्टर का फॉर्मूला है आउटफ्लो बाई एवरेज इनफ्लो, मतलब 60,000 बाई 24,000, फैक्टर आया है 2.5। 2.5 को उस टेबल में देखें तो उस टेबल में डीएफ दिया हुआ था 9% एंड 10%, मतलब 2.5 जहां पर था वहां पर हम लोग को डीएफ दिखेगा 9%, 10%। ये एग्जाम में दे देगा, उसका टेंशन का बात नहीं कि टेबल कैसे रीड करेंगे, टेबल रीडिंग नहीं आएगा, टेबल का दे देगा। तो इसको देखो, ईयर लिखे, कैश फ्लो लिखे 3 साल का, डीएफ लिखे 9%, इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिए। फिर डीएफ लिखे 10%, फिर कैश फ्लो से ये वाला डीएफ इंटू किए, तो दो ठो हम लोग के पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया, एक 9% का, एक 10% का। दोनों में एनपीवी निकालो, पहले एनपीवी निकालो 9% पे, तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो इनफ्लो कितना है 57,607, और उस पे आउटफ्लो की है, दोनों का हम लोग एनपीवी निकाल लिए। अब हम लोग जो, अब सीधे आईआरआर निकालना है। आईआरआर का ये फॉर्मूला है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। दिस इज द फॉर्मूला, ये तो लर्न रखना है। लोअर रेट कितना है, हम लोग का दो रेट था, एक 9%, एक 10%, इसमें लोअर रेट है 9%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.09। परसेंट कैसे हटता है, 100 से डिवाइड कर दो, तो 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट मतलब एनपीवी एट 9%, कितना है -2393, तो वही हम लिखे -2393। फिर है एनपीवी एट लोअर रेट दैट इज 2392 माइनस एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट का एनपीवी मतलब 10% का एनपीवी जो है 3728, तो वो हम लोग लिख दिए इनटू डिफरेंस बिटवीन टू रेट। 10% और 9% का डिफरेंस कितना होगा 1%,
1% का 0.01। इस पूरे को सॉल्व किए तो अल्टीमेटली आया 7.21%। अगर हम लोग 7.21% डीएफ लेकर, यहाँ ये जो डीएफ हम लोग 9% और 10% लिए हैं, इसके जगह अगर हम 7.21% लेके करेंगे तो एग्जैक्टली मेरा एनपीवी 0 आ जाएगा।